गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप लोग सब मज़े में होंगे। CMA इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो जून 2025 के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का जो पेपर था उसके क्या आंसर्स हैं। और पेपर बिल्कुल सिंपल था, एवरेज पेपर था। एग्जेम्पशन लाइक मार्क्स आप क्या है इसमें डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम ये 30 नंबर के जो MCQs हैं वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला जो MCQ है वो क्या कह रहा है, फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 एज पर द इनकम टैक्स एक्ट लाइबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एट 193 इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो 193 में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे TDS होता है। कब होता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और द टाइम ऑफ क्रेडिट विच आई से अर्लियर। तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो एक तो इन्होंने बोला एक्रूअल ऑफ इंटरेस्ट, एक बोला इन्होंने पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एक बोला नन ऑफ द अबव, और एक था क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट टू द अकाउंट ऑफ द पेई और इंटरेस्ट पेएबल टू द अकाउंट और पेएबल अकाउंट और पेमेंट देयर ऑफ विच इज अर्लियर। तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच इज अर्लियर आपके क्या होगा? TDS होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, ये सब असेसमेंट ईयर 25-26 से रिलेटेड है। डिडक्शन अंडर 80 JJAA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कर्स शैल बी अलाउड। किसको, कौन है एलिजिबल असेसी? वो है जिसका ऑडिट हो रहा हो अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, वो असेसी एलिजिबल है। तो इसका आंसर पहला ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका रहेगा। नेक्स्ट देखिए, PRT लिमिटेड डोमेस्टिक इंडियन कंपनी बॉट बैक इट्स 10,000 शेयर्स फ्रॉम 10 शेयर होल्डर्स ऑन 15th of November 2024. The original issue price was rupees 110 per share and buyback price is 300 per share. Now what is the tax treatment in this transaction under the Income Tax Act 1961? अब यहाँ अमेंडमेंट आ गया है। जो बायबैक है वो क्या माना जाता है? 222F के अंदर डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। बायबैक शेयर होल्डर के एंड में 222F में डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। कंपनी को कोई डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इस पर अब नहीं देना है। पहले जो 115 QA में देना होता था अब नहीं देना है। 1 अक्टूबर 2024 के बाद ये डीम डिविडेंड माना जाएगा शेयर होल्डर के एंड में, और इसमें से कोई एक्सपेंडिचर का अलाउंस उनको नहीं मिलेगा। कंपनी क्या लायबिलिटी है? कंपनी को सिर्फ क्या करना पड़ेगा? TDS करना है अंडर सेक्शन 194। डिविडेंड के जो सेक्शन है उसमें TDS उनको करना है। तो बेसिक चीज क्या हो गई? अब ये डीम डिविडेंड है, आंसर हो जाएगा। अब ये क्या है? डीम डिविडेंड है और टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। डीम डिविडेंड है और टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। फिर देखिए नेक्स्ट है, नकुल वन 6,000 एज लॉटरी ऑन 10/12/4/24। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ TDS ऑन सच विनिंग्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट? 10,000 रुपए से ज्यादा की विनिंग्स होगी तभी TDS होगा 194B के अंदर। अब यहाँ कोई TDS नहीं होगा, इसके अंदर कोई TDS नहीं होगा। फिर ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ऑफ द ABC प्राइवेट लिमिटेड as defined under section 17(2)(3) of the income tax act for the assessment year 25-26। कौन है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? अब तो क्या है, उसकी प्रिस्क्राइब लिमिट रहेगी असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनवर्ड्स। अमेंडमेंट आ गया है, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। वैसे डायरेक्टर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होता है, एक तो डायरेक्टर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होता है, एक जिसका एम्प्लॉय का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब होता है? 20% और मोर ऑफ वोटिंग पावर इन द कंपनी, या जिसका जो मॉनेटरी एमलमेंट्स है उस कंपनी से 50,000 रुपए से ज्यादा हो। अब इसमें मिस्टर डी अ पार्ट टाइम डायरेक्टर बट रिजाइन ऑन 2nd of May 2024। तो अगर कोई डायरेक्टर एम्प्लॉय है, कभी भी पार्ट टाइम भी हो चाहे कभी भी एम्प्लॉय हो ड्यूरिंग द ईयर, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की एम्बिट में आता है। दूसरा ई हु होल्ड्स 15% ऑफ इज इक्विटी शेयर्स एंड इज वाइफ ऑल्सो। अब यहाँ उसकी एम्प्लॉय की शेयर होल्डिंग देखनी है, क्योंकि पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का जो मीनिंग दे रखा है सेक्शन 2 के अंदर, उसमें खुद का देखा जाता है। जहाँ रिलेटिव की बात आएगी वहाँ रिलेटिव के लिए, जैसे 64 में रिलेटिव को भी साथ में कंसिडर करते हैं। अब ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका तो नहीं है 20% और मोर ऑफ वोटिंग पावर। मिस्टर एफ हु जॉइंड ऑन 1st of February 25
and his taxable monetary salary for the year from ABC Private Limited is ₹50,000। ये पर मंथ गलत छप गया है इसमें एक्चुअली में, तो ये भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की एम्बिट में नहीं आएगा। अदरवाइज अगर पर मंथ ले लेते हैं तो ग्रॉस अमेलमेंट्स इसके 1 लाख रुपए से हो गए, तब तो ये भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गया। इसका पर मंथ प्रिंटिंग मिस्टेक मानी जाएगी, या फिर जो बच्चा डी लिखता है और एफ लिखता है उन दोनों को क्या है नंबर मिलेंगे। नन ऑफ दी अबव तो होगा नहीं इस केस के अंदर। अब जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है फैमिली पेंशन में, जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है वो बढ़ गया है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर 25,000 का है, और जो अपने नॉर्मल प्रोविजंस है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अब वो क्या है, पहले भी 15,000 था, 1/3 ऑफ पेंशन, और ₹15,000 विच एवर से लोअर। या 25,000 और 15,000, तो 25,000 हो जाएगा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, 15,000 हो जाएगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। 25,000 और 15,000 ऑप्शन है, वो आंसर आ जाएगा इसका। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई अंडर द CGST एक्ट 2017। कौन से ट्रांजैक्शन सप्लाई के एम्बिट में नहीं आ रहे हैं? अब पहला देखिए, इंपोर्टेशन ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज फॉर बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पसेस के लिए अकाउंटिंग सर्विसेज लिए अपन ने फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम अ डिपेंडेंट फादर। फादर जो कि डिपेंडेंट है, तो फादर डिपेंडेंट है रिजाइडिंग इन USA, तो बेसिकली रिलेटिव की एम्बिट में आ रहा है। और इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम अ रिलेटिव वेदर इसे इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो क्या है, सप्लाई की एम्बिट में आएगा। तो ये तो सप्लाई है। ये पूछ रहा कौन सी चीज सप्लाई नहीं है। फिर मशीनरी डिस्पोज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन विच ITC हैज बीन अवेल्ड, ये भी शेड्यूल 1 के अंदर दे रखा है। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच ITC हैज बीन अवेल्ड, वो सप्लाई की एम्बिट में आएगा। फिर गुड सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय एक्स एंड सन्स टू हिज एजेंट फॉर फर्दर सप्लाई टू कस्टमर एट 5,000 फॉर विच इनवॉइस विल बी इशूड बाय एजेंट इन हिज ओन नेम, तो ये भी क्या है, सप्लाई के एम्बिट में आ रहा है। जो आप प्रिंसिपल गुड सप्लाई करता है एजेंट को विदाउट कंसिडरेशन, एंड एजेंट अंडरटेक्स फर्दर सप्लाई ऑफ द गुड्स, इनवॉइस इशूड इन द नेम ऑफ एजेंट, तब वो क्या हो जाए, शेड्यूल 1 के अंदर आ रहा है। ये भी सप्लाई के एम्बिट में आएगा इवन विदाउट कंसिडरेशन। देन नेक्स्ट इज an expensive watch of ₹50,000 is gifted to an employee. No other gifts is provided to such employee during the entire financial years. So gifts up to ₹50,000, up to ₹50,000 वो सप्लाई के एम्बिट में नहीं आएगा। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डी इन दिस पर्टिकुलर केस। देन एज पर GST लॉ, अगर गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स देन ITC, इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स देन ITC कैन बी टेकन प्रोपोर्शनेटली। ये गलत है। ये ITC कब मिलेगा, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आपके पास आ जाएगी। तो ITC कैन बी टेकन ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ दी गुड्स, रिसिप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट माल आ जाएगा तब आपको क्या है, क्या नाम से, ITC अवेलेबल होगा। देन एज पर द प्रोविजंस ऑफ GST लॉ, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन फूड सप्लायर इज रजिस्टर्ड इन पुणे। सप्लायर का रजिस्टर्ड है, पुणे में रजिस्टर्ड है। इट इज टेकन ऑन बोर्ड एट मुंबई फॉर एन एयरक्राफ्ट डिपार्टिंग फ्रॉम पुणे टू चेन्नई वाया मुंबई कोलकाता। तो अपन ने देखा था गुड्स जो आप ओवरबोर्ड सप्लाई करते हैं, तो जहां आपने उनको चढ़ाया है, कहाँ चढ़ाया है, मुंबई में चढ़ाया है, तो दैट विल बेसिकली बिकम द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये आपने उस समय पढ़ा था प्लेस ऑफ सप्लाई में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर द प्रोविजंस ऑफ GST लॉ व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन फूड इज टेकन ऑन बोर्ड एट मुंबई। सप्लायर कहाँ पे रजिस्टर्ड है, पुणे में है। फॉर एन एयरक्राफ्ट डिपार्टिंग फ्रॉम पुणे टू चेन्नई वाया मुंबई टू कोलकाता। तो अपन ने 10(1)E में पढ़ा था, सेक्शन 10(1)E के अंदर पढ़ा था प्लेस ऑफ सप्लाई में, कि जहाँ पे द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड कन्वेयंस, वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाती है। या मुंबई में माल चढ़ा है तो मुंबई विल बिकम द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर एक्स लिमिटेड एन इंडियन इम्पोर्टर इम्पोर्टेड सर्टेन गुड्स फ्रॉम चाइना in a set of multiple articles, product G, H and I. प्रोडक्ट G क्या है, लायबल है 5% के लिए कस्टम ड्यूटी, प्रोडक्ट H इज लायबल फॉर 8% कस्टम ड्यूटी एंड प्रोडक्ट I इज लायबल फॉर 20% कस्टम ड्यूटी। तो अगर कोई गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो एंड गुड्स आर इंपोर्टेड इन सेट्स एंड लायबल फॉर डिफरेंट रेट्स, तो जहाँ पे क्वांटिटी के बेसिस पे ड्यूटी लगनी है क्वांटिटी के बेसिस लग जाएगी, वैल्यू में लगनी है और एक ही रेट है उस रेट से लग जाएगी, और अगर वैल्यू पे लगनी है और एक से ज़्यादा रेट्स है तो फिर क्या लग जाएगी, हाईएस्ट ड्यूटी लग जाएगी। हाईएस्ट रेट यहाँ पे 20% है, और जिन गुड्स पे ड्यूटी नहीं लगनी है और वो भी सेट में आते हैं उन पे भी क्या लग जाएगी, हाईएस्ट रेट लग जाएगी, यानी 20% की रेट से यहाँ कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन
who is required to furnish return under 39(1) of the CGST Act and whose registration has been cancelled shall furnish final return. तो फाइनल रिटर्न कितने टाइम के अंदर फर्निश करना है? विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन या विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन, विच एवर इज से लेटर. तो फाइनल रिटर्न अपने को कितने टाइम के अंदर फर्निश करना पड़ता है? विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन, विच एवर इज लेटर. फिर कंपल्शन सप्लायर वांट्स टू विड्रॉ वॉलंटरी फ्रॉम कंपल्शन स्कीम, तो उसको CMP 04 फॉर्म फाइल करना पड़ता है अगर उसको कंपोजिशन से बाहर निकलना है. नेक्स्ट देखिए, मिस्टर तुषार इज एन एयर ट्रैवल एजेंट हु वांट्स टू डिस्चार्ज टैक्स लायबिलिटी एज पर द रेट्स अंडर रूल 32(3). वैल्यूएशन में पढ़ा था आपने 32 के अंदर. यहाँ पे अगर एयर ट्रैवल एजेंट है तो बेसिकली उनका कमीशन इतना मानते हैं कि 5% ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग्स एंड 10% ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ से इंटरनेशनल बुकिंग्स. तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 5% ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग्स एंड 10% ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ इंटरनेशनल बुकिंग्स, ये वैल्यू बन जाएगी. फिर यहाँ बोल रहे हैं कि व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर डिक्लेयरिंग द डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट इशूड ऑन 27th of March 2025 फॉर द सप्लाई मेड ऑन 12/12/24. तो अगर आपने क्रेडिट नोट जारी किया है तो उसको कब तक आपको अपने रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करना है? एक तो जो एनुअल रिटर्न आपने फाइल किया है, एनुअल रिटर्न फाइल किया है तो उसकी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न, और दूसरा है 30th of November. दूसरा क्या है? 30th of November, जो भी दोनों में से पहले हो. तो इस केस के अंदर यहाँ पे एक तो 31/12/2025 को बीइंग द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, और ये बाद में है, और आपके 30/11/25 क्या हो चुकी है? पहले एक्सपायर हो गई. तो 30/11/25 को यहाँ तक आप क्या है अपने क्रेडिट नोट्स को क्या कर सकते हो? डिक्लेयर कर सकते हो. तो आंसर विल बी 30/11/2025. देन एज पर द कस्टम वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स रूल्स 1988. सिमिलर गुड्स का क्या मतलब है? सिमिलर गुड्स मीन्स इंपोर्टेड गुड्स विच ऑल्दो नॉट अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट्स दे हैव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कंपोनेंट मटेरियल टू अनेबल देम टू परफॉर्म द सेम फंक्शंस. फिर ये था प्रोड्यूस इन द कंट्री इन विच गुड्स बीइंग वैल्यूड व प्रोड्यूस्ड. फिर ये था कि गुड्स प्रोड्यूस बाय सेम पर्सन, और अगर गुड्स प्रोड्यूस बाय सेम पर्सन नहीं है तो गुड्स प्रोड्यूस बाय डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं. पर उसमें क्या शामिल नहीं होता? इंजीनियरिंग वर्क, डेवलपमेंट वर्क, आर्ट वर्क, डिजाइन वर्क, प्लान्स एंड स्केचेस विच आर अंडरटेकन इन इंडिया विच आर completed by the buyer on these imported goods. फिर एक्सपोर्ट ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स इनटू इंडिया. तो बेसिकली यहाँ तीनों कंडीशंस है, तीनों चीजें फुलफिल हो रही है. तो आंसर इस केस के अंदर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा. तो ये अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने डिस्कस किए. दीज वर वेरी वेरी सिंपल MCQs. अब आप क्या है जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उस पर आते हैं. तो पहला क्वेश्चन देखिए. पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट? रेजिडेंशियल स्टेटस. एक तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करो, दूसरा उसकी टोटल इनकम कंप्यूट करो. तो अब देखिए, मीना एक ब्रिटिश सिटीजन है ऑफ इंडियन ओरिजिन, ब्रिटिश सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ये कब आ रही है इंडिया में? 1 अक्टूबर 2024 को इंडिया में आई एंड लेफ्ट इंडिया ऑन 31st of March 2025. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर वो कितने दिन है? अक्टूबर के अंदर 31, क्योंकि 1 अक्टूबर को आ गई. नवंबर के 30 दिन हो गए, दिसंबर के 31 दिन हो गए, जनवरी के 31 दिन हो गए, फरवरी के 28 दिन हो गए, और मार्च के 31 दिन हो गए. तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन इंडिया ये 182 डेज है. तो अगर कोई इंडिया में 182 डेज और मोर होता है, ही इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्या बन जाता है? रेजिडेंट बन जाता है. वो रेजिडेंट बन जाता है. या तो 182 डेज और मोर हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर 60 डेज और मोर हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. अब NOR बनने के लिए, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए, बेसिकली या तो वो 10 में से 9 साल क्या हो? नॉन रेजिडेंट हो, या 729 डेज या लेस हो ड्यूरिंग 7 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. अब यहाँ देखें अपन, ये 3/9/2019 से लेके 15 फरवरी 2023 तक इंडिया में ही थी. तो बेसिकली अगर 19-20 देखें तब भी ये थी, 20-21 देखें तब भी ये थी, 21-22 और 22-23.
तो ये 10 में से 9 साल नॉन रेजिडेंट नहीं है, या 729 दिन या उससे कम भारत में नहीं है ड्यूरिंग द 7 ईयर्स। तो बेसिकली वो एनओआर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। हम ये कह सकते हैं कि रेजिडेंट की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी 10 में से 2 साल वो क्या हो, रेजिडेंट हो, और 730 डेज और मोर हो ड्यूरिंग 7 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये दोनों कंडीशंस उसकी सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ ये शी हैज बिकम व्हाट, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ये क्या बन गई है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन गई है। और अगर कोई रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है तो उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम क्या होती है, चार्जेबल टैक्स होती है इंडिया में। तो सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया ये टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम ऑफ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड इन लंदन रेमिटेड इन टू इंडिया इन करंट ईयर, ये टैक्सेबल नहीं होगी। ये पास्ट रेमिटेंसेज हैं, ये पिछले साल ही होती टैक्सेबल, यहाँ नहीं होगी अब। तो ये टैक्सेबल नहीं होगी। 8 लाख में टैक्सेबल हो गई, 38,500 टैक्सेबल नहीं होगा। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड इन इंडिया, अगर भले से रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया भी होती तो भी ये टैक्सेबल होती, क्योंकि रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल कंट्रोल फ्रॉम इंडिया विच इज रिसीव्ड इन नेपाल, भले ही से नेपाल में भी रिसीव हो देन ऑल्सो इट विल बी टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव्ड इन लंदन, ये भी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल होगी, बिकॉज रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम क्या है, चार्जेबल टू टैक्स है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन, इंडिया में है तो एक्रूअर राइज हो ही गई है, तो टैक्सेबल होनी है। बाकी सारी चीज़ क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन लंदन 1/3 इज रिसीव्ड इन इंडिया, पूरे 60,000 रुपये क्या हो जाएंगे यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएंगे। इन सबको जोड़ लेना, कितनी आ जाएगी इसकी इनकम, बोल रहे ना इनकम भी कंप्यूट करो। तो 8 लाख प्लस 4,23,500 प्लस 325 प्लस 250 प्लस 3,60,000, 21,58,500 क्या आ जाएगी, 21,58,500। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब पद्मा एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एज 35 ईयर्स इन नाथ लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी बेस्ड इन चेन्नई एज अ सीनियर फाइनेंस मैनेजर, और इसकी ये बेसिक डिटेल्स दे रखी है। ये बोल रहे हैं कि सैलरी की इनकम निकालो, इसने डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर नहीं है। तो बेसिक सैलरी हो गई, शुरुआत से ही एम्प्लॉयड है, तो 75,000 इंटू 12 9 लाख हो गई। डीए 15% ऑफ बेसिक सैलरी, डीए फुल्ली टैक्सेबल होता है, 15% ऑफ बेसिक सैलरी। फिर है एचआरए 15,000 पर मंथ है, ई पेज 10,000 पर मंथ इज रेंट। एचआरए की बात देखो, एचआरए देख लो, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड 1 महीने का निकाल के फिर पूरा 12 महीने का टैक्सेबल कर दो। तो रेंट पेड कितनी है, 10,000 है, माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, प्लस डीएनएस अलाउंस टू द एक्सटेंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो ये 75,000 का 15% डीए है, इसका 50% फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट 5,625। तो ये हो जाएगा 75,000 प्लस 5,625 का 10% माइनस 10,000, 1937.50। और एक्चुअल एचआरए कितना मिला है इसको, 15,000 मिला है। तो 15,000 में से क्या कम हो जाएगा, एक है 50% ऑफ सैलरी, बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता एंड मद्रास 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी। लीस्ट तो यही आएगा। तो 15,000 में से 1937.50 एग्जेम्प्ट हो गया, टैक्सेबल हो जाएगा 1,56,750। टैक्सेबल एचआरए आ गया आपका
वन पूरे साल भर का 156,750। HRA आ गया। गिफ्ट ऑफ रिस्ट वॉच, वैल्यू 5,000 से कम की गिफ्ट है, टैक्सेबल नहीं होगी। एन्यूटी फुल्ली टैक्सेबल होती है, 60,000 रुपये एन्यूटी टैक्सेबल हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है। 9 लाख, तो ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई? 9 लाख प्लस 135 DA का फुल्ली टैक्सेबल, प्लस 156,750 HRA का, और एन्यूटी का 60,000। ग्रॉस सैलरी हो गई 1251,750। स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं, तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। 12,01,750 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर सोनू रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एज 34 ईयर्स है, गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू यू रिलेटिंग टू हाउस प्रॉपर्टीज। ही ओन्स 2 आइडेंटिकल हाउसेस। हाउस ए तो लेट आउट है, हाउस बी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और ये कह रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो। इसने ऑप्ट आउट करा है, ऑप्टेड, अच्छा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर ही है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तो हो जाएगी एनुअल वैल्यू निल, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में डिडक्शन नहीं मिलता, एनुअल वैल्यू तो हो जाएगी निल, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा इसका सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो निल हो गई। और इधर देखें लेट आउट में, देखो म्यूनिसिपल वैल्यू आ रही है 6 लाख रुपए, फेयर रेंट आ रही है 3.5 लाख रुपए, स्टैंडर्ड रेंट आ रही है 8 लाख। तो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच इज हायर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट, तो यहाँ पे जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है ये आ रहा है आपके 6 लाख रुपए। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है 55,000 इंटू 12, पर 2 महीने का रेंट क्या रह गया? अनरियलाइज रह गया। 55 अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन मिल जाएगा आपको ARR में से। तो अब आप देखो, ये कंपेयर करेंगे हम, तो 5,50,000 हो गया ये ARR आफ्टर अनरियलाइज रेंट डिडक्शन, 550 और 6 लाख विच आर से हायर। तो GAV कितनी हो गई इसके अंदर? ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी 6 लाख रुपए। म्यूनिसिपल टैक्सेस की इंफॉर्मेशन है क्या? कुछ भी नहीं है। नील हो गया, 6 लाख रुपए हो गई। नेट एनुअल वैल्यू 30% का स्टेटरी डिडक्शन मिल गया 180, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं मिलता, यहां तो मिलेगा 2.5 लाख रुपए। तो ये घटा दो, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड की निल है, तो यहाँ कितना आ गया? ये 6 लाख इंटू 30% माइनस 420 माइनस 2.5 लाख, 1,70,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा लेट आउट की। और SOP की निल हो गई, टोटल हो गई आपकी कितनी? 170। टोटल इसकी 170 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयुष एज 50 ईयर्स, रिटेल ट्रेडर है, इसने P&L अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी है, और ये बोल रहा है शिफ्ट आउट हुआ है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के तहत, और आपको निकालना है PGBP की इनकम, आपको निकालनी है PGBP की इनकम। यहीं से चालू कर लो। देखो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ आ रहा है 4,45,100, ठीक है। रेंट रेट्स की इंफॉर्मेशन है, सैलरी की है, इंटरेस्ट की है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस की है, जनरल एक्सपेंसेस है, डिप्रिसिएशन है। अब ये देखो यहाँ डिविडेंड है फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज, तो ये 15,000 यहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस IFOS की इनकम, ठीक है। 1,85 एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, ये एग्जेम्प्ट होती है, ये भी हट जाएगी। और विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज 10,500, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, ठीक है।
तो ये हटा दी। अब इधर से अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ो। रेंट एंड रेट्स इंक्लूड जीएसटी लायबिलिटी 5600 पेड ऑन 5th of April 2025। इसका पेमेंट हो गया ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न 43B ये बोलता है, तो इसका अलाउंस मिल जाएगा। तो इसका पेमेंट हो गया है क्या, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, बेसिकली है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड रहेगा। सैलरी इंक्लूड्स 12,000 पेड एज कमीशन टू ब्रदर एंड कमीशन मार्केट वैल्यू इज 10,000, तो ये 2,000 रुपये एक्सेसिव हो गए। पेमेंट टू रिलेटिव एक्सेसिव हो गए 2,000, ये ऐड हो जाएंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड 30,000 टूवर्ड्स मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर एम्प्लॉयज ड्यू टू फायर एक्सीडेंट इन बिजनेस प्रीमाइसेस, ये अलाउेबल है, इसका कुछ नहीं करना आपको। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 1,500 बीइंग पेनल्टी पेड टू जीएसटी डिपार्टमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ जीएसटी प्रोविजंस, तो पेनल्टी एंड फॉर वायलेशन ऑफ लॉ वो पेनल्टी डिसअलाउ होगी 1,500 रुपये। और 2,500 बीइंग डोनेशन पेड टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, तो 2,500 रुपये का जो डोनेशन है वो भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। देन इसका डिडक्शन मिलेगा 80G में, वो बात अलग है, वो अलग चीज़ है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वॉज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो एक बार जो डेप्रिसिएशन है वो ऐड कर दो और जो अलावेबल अपना वर्कआउट होकर आएगा वो लेस कर दो। तो देखो WDV आ रही है 435 की, WDV आ रही है 435 की। एक नया प्लांट खरीदा था 85,000 का, सेम ब्लॉक में फॉल कर रहा है, ऐड कर देना। और एक बेचा है 52,500, एक बेचा है 52,500, तो ये कितना हो गया, 435 प्लस 85,000 माइनस 52,500, 467,500। इसका 15% डेप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि ये प्लांट जो एक्वायर किया है इस पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, तो यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 70,125 आपका क्या बन जाएगा, एडमिजिबल डेप्रिसिएशन होगा। 70,125 आपका क्या आ रहा है, एडमिजिबल डेप्रिसिएशन इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये 70,125 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जो अपन एड वैग लेस कर रहे थे ना, तो ये 70,125 एक तरह से माइनस हो गया। और देखो बस यही थी इंफॉर्मेशन। और ट्रेडर है तो उसको कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं, तो ये अपना आंसर आ गया कितना। पीजीबीपी की इनकम ही पूछी, अदर सोर्सेज की अगर तो कुछ पूछी नहीं है इसने, तो ये आ जाएगा 445,100 माइनस 15,000 माइनस 185 माइनस 10,500 प्लस 2,000 प्लस 1,500 प्लस 2,500 प्लस 112,500 माइनस 70,125, तो ये आ जाएगा आपके आंसर 282,975, ये 282,975 आ गया। नेक्स्ट देखिए, देवेंद्र एक रेजिडेंट इंडियन है, एज्ड 55 ईयर्स, होल्ड 10,000 शेयर्स ऑफ पल्स लिमिटेड एन इंडियन लिस्टेड कंपनी। 1 फरवरी 21 को इसने 1,500 शेयर्स खरीदे थे, ठीक है, 10,000 शेयर्स खरीदे, सॉरी 1,500 रुपये पर शेयर के हिसाब से। 1 मई को कंपनी ने राइट शेयर्स इशू किए 1:1 के हिसाब से 1,200 पर शेयर के हिसाब से। इसको कितने राइट्स मिल गए, 10,000 राइट्स मिल गए, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 1,900 था और इसने 5,000 एंटाइटलमेंट बेच दिए 500 रुपये के हिसाब से ऑन 12 मई। तो राइट एंटाइटलमेंट बेच दिए इसने, तो ये तो शॉर्ट टर्म ही होते हैं, तो 5,000 इसने बेच दिए किसके हिसाब से, 500 के हिसाब से। तो 5,000 इंटू 500,
ये तो इसके हो गए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितना आ गया राइट एंटाइटलमेंट को बेचने पे, जो एसटीसीजी आ गया 25 लाख हो गया। कॉस्ट सेक्शन राइट एंटाइटलमेंट की कितनी होती है? नील होती है। ठीक है। उसके अलावा राइट्स, रिमेनिंग राइट्स 5,000 उसने ले लिए। मार्केट प्राइस उस दिन 2,000 थी, इससे कुछ मतलब नहीं है। और इसने सारे 15,000 शेयर्स बेच दिए 2500 के हिसाब से। तो जो ओरिजिनल 10,000 शेयर्स थे, दस हजार शेयर्स थे, ये बेचे हैं इसने 2500 के हिसाब से। तो कितना आ गया ये? ठीक है, 2,50,00,000 रुपए हो गए। लेस इंडेक्सेशन का बेनिफिट तब मिलता नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदे कितने में थे? 10,000, 1,500 के हिसाब से। एक करोड़ 50 लाख हो गया आपका। एलटीसीजी कितना हो गया? ये कॉस्ट हो गई, एलटीसीजी आ गया 1 करोड़। ठीक है। और क्या कह रहा है ये? बाकी 5,000 शेयर्स बेच दिए 2500 के हिसाब से, ये एसटीसीजी हो जाएगा। 2500 के हिसाब से बेचे हैं ना इसने ये 5,000। और कंपनी ने कितने पैसे लिए थे? 1,200 पर शेयर। 5,000 कॉस्ट सेक्शन हो गई, 5,000 इंटू 1,200, तो ये हो गया 1 लाख और 1,25,00,000। और ये हो गया 60 लाख। ये राइट्स शेयर्स बेचने पे आ रहे हैं। पीरियड होल्डिंग 12 महीने से ज़्यादा है नहीं। तो शॉर्ट टर्म हो गया 65,000 का, सॉरी 65 लैक्स का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। उसके अलावा और कुछ है क्या इन्फॉर्मेशन? सारे बेच दिए और उसने इन्वेस्ट कर दिया 4 करोड़ रुपया न्यू रेजिडेंशियल हाउस में ऑन 24 जनवरी 2025। तो यहाँ पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कोई सा भी लॉन्ग टर्म कैपिटल से ट्रांसफर करो, एनसी को इन्वेस्ट कर दोगे हाउस के अंदर, तो 54F का एग्जेम्पशन मिल गया। कितना एग्जेम्पशन मिल गया? पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए का जो एलटीसीजी अराइज हुआ है, ये क्या हो गया? 1 करोड़ का जो एलटीसीजी अराइज हुआ है वो क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया, वो एग्जेम्प्ट हो गया। तो अब आपके पास रह गए कितने टैक्सेबल कैपिटल गेन्स? एक तो 65 लाख रुपए, तो ये रह गया, और एक राइट्स का रह गया 25 लाख रुपए। ये दो टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि 54F का एग्जेम्पशन जो मिल रहा है वो सिर्फ किस में मिलता है? जो लॉन्ग टर्म होता है उसी के अंदर ही मिलता है। इंडेक्सेशन का कोई लेना देना है नहीं। नेक्स्ट देखिए, शरद एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एज्ड 51 ईयर्स, provides the following details of the transactions of income related to previous year 24-25. Interest earned on central government securities. तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे टीडीएस नहीं होता, तो 50,000 रुपये ग्रॉस मानते हुए टैक्सेबल होगा। टोकन मनी रिसीव फॉर सेल ऑफ हाउस, इट वॉज फोरफीटेड। तो अगर एडवांस मनी फोरफीट होएगा तो ये भी क्या हो जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। तो ये पूछ क्या रही है? देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पूछ रहे हैं, और ये शिफ्ट आउट हुआ है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से। ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा 15,000 रुपये। फिर लमसम अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम यूआरपीएफ, तो यहाँ पे बेसिकली जो
एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये तो हो जाता है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सॉरी, ये तो टैक्सेबल हो जाता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये तो सैलरी में जाता है, सैलरी में टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है ये पहले ही टैक्स लग चुका होता है, इस पे ये एग्जेम्प्ट रहेगा। और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये भी आ जाएगा। लॉटरी विनिंग्स नेट है तो इसको ग्रॉस करोगे, 35,000 अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स इनटू 100, तो ये ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा 50,000 रुपये लॉटरी विनिंग्स का। उसके बाद परचेज फ्रॉम सोनू ज्वेलरी, हिज फ्रेंड ज्वेलरी 50,000 की खरीद ली। फेयर मार्केट वैल्यू इसकी आ रही है 85,000 और डायमंड खरीदा है जिसकी 20,000 में, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है 36,000। तो देखिए जो मतलब इसने ये खरीदा है, ये प्रॉपर्टी खरीदी है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देखो कितना है अंतर, कितना आ रहा है ये हो गया 121, कंसिडरेशन कितना पे किया 70। सिंस द डिफरेंस एक्सीड्स 50,000 रुपीज, 51,000, ये भी क्या हो जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगी। परचेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन एग्रीगेट फॉर inadequate consideration. He has taken loan from investment in shares of cooperative society from which dividend has been earned, और उसके लिए इंटरेस्ट इसने पे किया 2,500 रुपये का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ये डिविडेंड में से डिडक्शन मिल जाएगा। डिविडेंड 15,000 का है, इंटरेस्ट का ही डिडक्शन मिलता है 2,500 का मिल जाएगा, 20% से कम है इसलिए, तो ये 12,500 हो जाएगी। तो अगर अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देखें तो 50,000 तो एक हो गया, एक एडवांस मनी जो फोरफीट किया 1,00,000 रुपये, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। 12,500 हो गया इसका डिविडेंड की इनकम, और फिर आ गई आपके 85,000 जो नहीं सॉरी 85 नहीं 20,000 जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है, और लॉटरी विनिंग्स आ गई 50,000 की, और ये हो गया 51,000। तो इसका आंसर आ जाएगा 283,500। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का आंसर 283,500 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदानंद एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एज्ड 54 ईयर्स है। सदानंद एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एज 54 ईयर्स है, और उसकी सैलरी इनकम आ रही है 8,00,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो 51,000 का, तो एक तरह से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी 1,19,000 रुपये। फिर है इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस 4.5 बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, 4.5 लाख में से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा 65,000 रुपीज़, ये लेस कर दो। फिर इसमें दे रखा है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये भी एडजस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस ये दे रखा है, ये इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन गेन से एडजस्ट किया जा सकता है। कब तक कैरी फॉरवर्ड होएगा? 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, यानी 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26 में एडजस्ट हो जाएगा ये। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ये एडजस्ट हो जाएगा कैपिटल गेन से। लॉस फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेस ये कैरी फॉरवर्ड होके सेट ऑफ सकता है सिर्फ प्रॉफिट्स ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। गैम्बलिंग का लॉस एडजस्ट हो नहीं सकता।
बस। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 4.5 लाख में से ये घटा दो और फिर 385 आ गई है, इसमें से आप लेस कर दो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन जो ब्रॉड फॉरवर्ड है 10,000 का, 375 ये आ गया। ठीक है, और इधर देखिए स्पेक्युलेटिव इनकम 260 की ये आ रही है, इसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेकुलेशन लॉस लेस कर दो 24,000 का, तो ये आ गया आपके 236। और LTCG 3 लाख का है, इसमें से STCG एडजस्ट हो जाएगा 7500 का, 2,92,500। तो GTI की अगर हम बात करें 8,01,000 हो गई, प्लस हाउस प्रॉपर्टी के 119 हो गए, प्लस 375 एक हो गए, प्लस 236 ये हो गया स्पेक्युलेटिव, और 292,500 ये आ जाएगा 18,22,500। कैरी फॉरवर्ड क्या होगा इसमें, सिर्फ ये कैरी फॉरवर्ड होगा, लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग एडजस्ट होता नहीं। देन नेक्स्ट इज मिस्टर राजेश, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एज 45 ईयर्स है, furnishes the following particulars of his income for the previous year। या ये पूछ रहा है कि कौन सी टैक्स रिजीम इसके लिए बेनिफिशियल होगी। तो यहाँ पहले ओल्ड टैक्स रिजीम निकाल लो, न्यू टैक्स रिजीम कर लो, और फिर टैक्स लायबिलिटी निकाल लो। गारमेंट्स बिजनेस का प्रॉफिट आ रहा है 1080। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स STT पेड 140 आ रहा है। इन ईयर 23-24 he has gifted 1 lakh to his son who was aged 10 years। Same year gifted amount deposited in company is paying interest of 12% per annum। तो ये 12,000 रुपये का ही है। अभी अगर ये ओल्ड टैक्स रिजीम में तो इसमें 1032 का इसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, इनकम क्लब हो जाएगी, पर 1500 का एग्जेम्पशन मिलेगा। पर यही अगर न्यू टैक्स रिजीम में तो कोई एग्जेम्पशन यहाँ अवेलेबल नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। न्यू टैक्स रिजीम में कोई एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगा। और भी है क्या, तो ये आ गई इसकी एक तरह से GTI। तो GTI देखो कितनी आ गई, 1080 प्लस 140 प्लस 12,000 माइनस 1500, 12,30,500। और यहाँ आ जाएगी 1500 और जोड़ दो, 12 लाख और 32,000, 12,32,000। फिर LIC प्रीमियम पेड फॉर हिज लाइफ 24,000, यहाँ 80C में डिडक्शन मिल जाएगा 24,000 का। और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स PMNRF ये 80G में मिल गया इसको 50,000 का, यहाँ मिलेगा नहीं, यहाँ मिलेगा नहीं। TI कितनी हो गई इसकी, ओल्ड में 11,56,500, यहाँ हुई 12,32, यहाँ हो गई 12,32। ठीक है, ये हो गई इसकी। अब टैक्स लायबिलिटी निकालें इसकी। ये कितने साल का है पहले ये देख लो, 45 ईयर्स का है, रेजिडेंट है,
तो 10 लाख पे तो 1,12,500 हो गई, और 156,500 इंटू 30% प्लस 112,500, ये हो जाएंगे 159,450। 2.5 लाख पे नील। नेक्स्ट 2.5 लाख का 5%, 5 लाख का 10%, यानी 112,500 वो होगी 10 लाख पे, और बैलेंस पे ये तो 159,450 आ गए। एक सेकंड, इसमें वो भी तो है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है। एक सेकंड, इस पे तो 20% लगेगा। एक सेकंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे तो 20% लगेगा, तो ऐसे नहीं आएगा ये। पहले STCG अलग करो, 1,40 का तो लगा दो 20%, यानी 1,40 का 20% 28,000, इधर भी 1,40 का 20% 28,000 ही लगेगा। और बैलेंस इनकम देखो, बैलेंस 11,56,500 में से 1,40 हटा दो, माइनस 10 लाख करो, ये हो जाएगा 1,17,450। 1,17,450, यानी 10 लाख पे तो 1,12,500 है, और बैलेंस पे जो भी है 30% है, तो दोनों जोड़ लो प्लस 28,000। 1,45,450 इंटू 4%, ये जोड़ लो 58,18, तो ये हो जाएगा 151,270, 151,270 आ रहा है राउंडेड ऑफ। और इधर देखो नेक्स्ट, ये जो है 3 लाख पे नील हो गया है। अब इसकी इनकम कितनी रह गई, पहले ये देखो, 12,32 माइनस 1,40, बैलेंस इनकम है 10,92। 10,92 पे अपने को टैक्स निकालना है, तो 3 लाख पे तो नील हो गया। फिर नेक्स्ट 4 लाख का 5%, यानी 20,000 हो गया। कवरेज कहाँ तक होगी, 7 लाख तक की। फिर नेक्स्ट 3 लाख का 10%, यानी 30,000 हो गई। और फिर 92 का 15%, 13,800। तो ये 10,92 में कितना टैक्स आ गया, 60, 50 और 30, 63,800। 63,800 आ गया। 63,800 प्लस 28,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 91,800 टोटल टैक्स आ गया, इंटू 4%, ये जोड़ लो 3,672 HEC के, ये आ जाएगा 95,470। तो ये डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में और रहे, ये इसकी क्या आ जाएगी, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में इसकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो ये भी अपन ने क्वेश्चन पढ़े। अब नेक्स्ट देखिए, तो थ्योरेटिकल है, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस एनी 7 डिफरेंसेस। तो बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जो पर्सन पेज डायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली पे करता है, यानी टैक्स इंसिडेंस यहाँ पे क्या होता है, पास ऑन होता है। एक डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता है। डायरेक्ट टैक्स की नेचर है। रिग्रेसिव यानी चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, सब पे सेम इंसिडेंस उसका पड़ता है। इंसिडेंस क्या पॉइंट ऑफ व्यू पे भी डिस्टिंक्शन है। इंसिडेंस फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, टैक्स इंसिडेंस यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में सेम पर्सन पे पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स इंसिडेंस से पासेज ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इवेजन की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस में आपको जब जेब से लग रहा है तो यहाँ इवेजन इज पॉसिबल। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है, देयर लेसर चांसेस ऑफ टैक्स इवेजन। डायरेक्ट टैक्सेस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एक पॉइंट बन सकता है।
इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इन्फ्लेशनरी इन नेचर होते हैं, ये इन्फ्लेशनरी इन नेचर है, ठीक है, बेसिकली दे प्रमोट इन्फ्लेशन। फिर एक है द टैक्स इज इम्पोज एंड कलेक्टेड ऑन द सेम पर्सन, इम्पोजिशन एंड कलेक्शन देख लो, एंड एक है इम्पोज्ड ऑन एंड कलेक्टेड फ्रॉम से कस्टमर्स। ये पर्सन पे टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स इज टैक्स ऑन पर्सन, इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इम्पोजिशन किस पे, पर्सन पे, और ये गुड्स और सर्विसेज पे। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन जो है कैन नॉट बी शिफ्टेड, इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। देन event is basically taxable event is here income, and here taxable event is either supply of goods or services या फिर importation of goods or service custom वगैरह में। फिर ये कह रहा है कि लिस्ट आउट 7 पॉइंट्स ऑन विच जीएसटी काउंसिल कैन मेक आउट द रिकमेंडेशंस। तो एक बार देख लीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि कौन कौन से टैक्सेस हैं, सरचार्जेस हैं या सेसेस हैं विच आर लेवीड बाय द स्टेट्स, विच आर लेवीड बाय द यूनियन, जो कि सब्ज्यूम होंगे जीएसटी के अंदर। गुड्स एंड सर्विसेज जो कि दैट में बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी, दैट में बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। मॉडल जीएसटी लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी, ये सारी चीज़ें। थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर्स, रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स, स्पेशल रेट्स ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड्स, और स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ये सारे मैटर्स हैं जो क्या है काउंसिल के वो रिलेशन रिकमेंडेशन दे सकता है। थ्योरी है तो देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट देखिए, एग्जामिन विद ब्रीफ रीजंस विच पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। कौन जीएसटी पे करेगा रिलेटेड टू मंथ ऑफ नवंबर, वेयर सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों ही टैक्सेबल टेरिटरी में। इग्नोर एग्रीगेट टर्नओवर और एग्जेम्पशन। आपको एग्जेम्पशन और टर्नओवर से मतलब नहीं है। अब एक रमन एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, स्पेसिफाइड पर्सन है। रिसीव सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम धरा ट्रांसपोर्ट एंड अनरजिस्टर्ड जीटीए फॉर विच ही पेड 55,000। तो देखिए जीटीए से अगर आप सर्विसेज ले रहे हो तो स्पेसिफाइड पर्सन है, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी देना पड़ेगा। यानी इस केस के अंदर हु विल बी लायबल टू पे, रमन को यहाँ पे जीएसटी पे करना होगा। एग्जेम्पशन अपने को सब इग्नोर करने के लिए बोला हुआ है। देन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, शॉप रेंट दिए टू संजय रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो देखो वैसे तो अगर गवर्नमेंट क्या है रेंट पे देती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो फिर क्या होता है आरसीएम लग जाता है। पर यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इसका एक्सेप्शन है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इसका क्या है, एक्सेप्शन है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अगर आता है तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इज एक्सक्लूडेड, तो इंडियन रेलवेज विल लायबल टू पे जीएसटी अंडर से फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद देखिए अबे ट्रेडर्स एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, हायर्ड अ सिक्योरिटी गार्ड फ्रॉम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सर्विसेज रिसीव फ्रॉम बॉडी कॉर्पोरेट, सिक्योरिटी सर्विसेज किससे मिल रही है, बॉडी कॉर्पोरेट से मिल रही है। तो सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज बाय पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जाता है। पर यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट सर्विसेज मिल रही है तो सेम विल बी कवर्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, यानी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड विल बी रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स। नेक्स्ट देखिए, इसमें अपने को टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। इसमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। संभव शॉपी एक रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी इन स्टेट ऑफ पंजाब, enters into contract for supply of television worth 5 lakhs with प्रयास ट्रेडर्स ऑन 10th of October 2024। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 15 अक्टूबर को गुड्स वर रिमूव्ड, रिमूवल हो गया 15 अक्टूबर को। इनवॉइस 16 अक्टूबर को जारी की गई। तो यहाँ बेसिकली क्या हो जाता है, डेट ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, टाइम ऑफ सप्लाई होता है। अब इनवॉइस कब जारी करना पड़ता है, ऑन और बिफोर रिमूवल, ऑन और बिफोर रिमूवल। रिमूवल हो गया 15 अक्टूबर को, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा,
15 अक्टूबर हो जाएगा इस केस में, क्योंकि 15 अक्टूबर हो जाएगा, क्योंकि इनवॉइस आपने बाद में जारी करी है, इनवॉइस आपने 16 को करी है, तो अब 15 अक्टूबर इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। उसके अलावा एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द पेमेंट अगेंस्ट सप्लाई is to be made within 1 month from the date of invoice, beyond which late fees of 5,000 have to be paid by प्रयास। 5,000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ेगी। तो अब ये दोनों की टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में पूछ रहा है, तो लेट फीस में कब होता है, लेट फीस की क्या होती है टाइम ऑफ सप्लाई, लेट फीस हो गई, पेनल्टी हो गई, सप्लायर रिसीव्स एनी एडिशन इन वैल्यू, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल द डेट व्हेन supplier receives addition in value। कब मिला ये, 5,000 रुपये का 30 नवंबर को मिला, 30 नवंबर को पैसा मिला, तो टाइम ऑफ सप्लाई 5,000 के रिलेशन में 30 नवंबर हो जाएगी। फिर ये कह रहे हैं कि डिटेल्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन GSTR 1 एंड 1A। तो ये देखा था ना अपने को, इनवॉइस वाइज डिटेल चाहिए आपको B2B सप्लाईज की, B2B सप्लाईज की इनवॉइस वाइज डिटेल चाहिए। B2C सप्लाईज की, B2C सप्लाई अगर इंटरस्टेट है, अगर ये इंटरस्टेट है तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स तो चाहिए ही चाहिए B2B की, चाहे वो इंटर हो चाहे वो इंट्रा हो, क्योंकि ITC लेता है सामने वाला। बाकी B2C सप्लाईज इंटरस्टेट सप्लाईज है और उसकी वैल्यू क्या है, इज मोर देन ₹1 लाख। पहले 2.5 लाख थी, अब क्या हो गई, 1 लाख रुपए हो गई फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, B2C उसकी भी क्या है, इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ती है, बाकी बात को एग्रीगेट डिटेल्स देनी होती है। स्टेट वाइज इंटर स्टेट सप्लाईज विद इनवॉइस वैल्यू अप टू 1 लाख मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स इन एग्रीगेट कंसोलिडेटेड डिटेल्स देनी है। इंटर स्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स, उसकी क्या देनी है अपने को, कंसोलिडेटेड डिटेल्स देनी पड़ती है। इनवॉइस वाइज फर्निशिंग फैसिलिटी में इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन्स। उसके अलावा जो भी डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स इशूड ड्यूरिंग द मंथ फॉर वॉट एवर इनवॉइसेज विच हैव बीन से इशूड प्रीवियसली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं था, पेपर वॉज वेरी सिंपल। बिन्नी लिमिटेड एंड इम्पोर्टर इम्पोर्टेड कार बाय शिप फ्रॉम जर्मनी, FOB वैल्यू दे रखी है यूरो 14,000। फ्रेट फ्रॉम पोर्ट इन जर्मनी टू इंडियन पोर्ट, फ्रेट जुड़ जाएगा 800 का। इंश्योरेंस चार्जेस पेड टू इंश्योरर इन इंडिया, दैट विल ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ द असेसेबल वैल्यू। जो इंश्योरर चार्जेस हैं, इंश्योरेंस चार्जेस, ये भी क्या है, असेसेबल वैल्यू का हिस्सा बन जाएगा। अब ये मानते हैं भाई ये तो यूरो में चल रहा है, यूरो वाले जोड़ लो पहले, ये अलग से जुड़ जाएगा कन्वर्ट करने के बाद। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस पेड टू कंसल्टेंसी फर्म इन जर्मनी, तो ड्राइंग्स डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस बेसिकली अदर देन इन इंडिया वो इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये भी जुड़ जाएंगे 1500। डेमरेज चार्जेस टू द पोर्ट अथॉरिटी, डेमरेज चार्जेस जो पोर्ट अथॉरिटी को दे रहे हैं सेम विल नॉट बी इंक्लूडेड। डेवलपमेंट वर्क डन ऑफ कार इन इंडिया, ये इंक्लूड नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द कार फ्रॉम पोर्ट टू ऑफिस ऑफ बिन्नी लिमिटेड, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। कमीशन नॉट बाइंग कमीशन पेड टू एजेंट ऑफ जर्मन, कमीशन जुड़ जाएगा 5% ऑफ दी FOB वैल्यू। कमीशन बेसिकली अदर देन बाइंग कमीशन, तो 14,000 का 5% जो ये कमीशन है दैट विल बी व्हाट इंक्लूडेड 700। ठीक है, ये इंक्लूड हो जाएगा। रेट ऑफ एक्सचेंज CBIC की लेनी है, तो इसको कन्वर्ट कर लो, इसको कन्वर्ट कर लो। 14,000 प्लस 800 प्लस 1500, तो ये हो गया 16,300 प्लस 700, 17,000 इंटू 120
ये हो गया 20 लाख और 40,000, और क्या नाम से 7,000 एक और जुड़ जाएंगे जो अपने इंश्योरेंस थे। तो ये 20,47 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, असेसेबल वैल्यू आ जाएगी। तो कस्टम में तो वैल्यूएशन का इसी तरह क्वेश्चन बनता है। तो पेपर देखे हैं तो पेपर वो पूरा इजी पेपर था, सारी जगह से एक एक क्वेश्चन उन्होंने, रेजिडेंशियल स्टेटस देखो, सैलरी देखो, हाउस प्रॉपर्टी देखो, पीजीबीपी देखो, कैपिटल गेन्स देखो, लॉसेस सेट ऑफ का कर लिया, जीटीआई निकलवा ली, टोटल इनकम निकाल लिया, और टैक्स के हिसाब से टैक्स लायबिलिटीज निकलवा ली। थ्योरी भी वैसी थी, जो सिंपल सी थ्योरी थी। तो ओवरऑल पेपर वो सिंपल, एमसीक्यूज भी कोई इतने बहुत डिफिकल्ट नहीं थे। तो होप ये पेपर आप आराम से एग्ज़ाम के में एग्जामिशन मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जिन बच्चों का अच्छा नहीं हुआ वो लोग वापस से तैयारी कर लें, आगे रिजल्ट का इंतजार मत करो।